अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया शेख और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज़। प्रोग्राम आप देख रहे हैं विलिंग बेस के ऑफिशियल पेज पे। प्रोग्राम का नाम है लाइव विद डॉक्टर जावेद, जो कि डायबिटीज़ के कंसल्टेंट हैं और डायबिटिक इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। थायराइड और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देखते आ रहे हैं काफ़ी सालों से। ये प्रोग्राम आप देखते हैं हर हफ्ते को इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी टाइम। हम मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को मैं वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब वेलकम, और मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हमने काफ़ी प्रोग्राम इस पे करते आ रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, बल्कि ये पहले भी प्रोग्राम काफ़ी लंबे अरसे से चलता आ रहा था, तो अभी इसको दोबारा से कुछ हफ्तों से स्टार्ट किया गया है, जिसमें हमने डायबिटीज़ के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात की। डायबिटीज़ इट्सेल्फ क्या है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में हमने बात की। फिर हमने वीकली इंजेक्टेबल्स के बारे में बात की, और हमने अपने जो सुनने वाले हैं उनके मुख्तलिफ क्यूरीज़ को, क्वेश्चंस को भी हम आंसर करते रहते हैं, उनसे बातचीत हम लोगों को बताते रहते हैं इस बारे में। तो आज जो मेरे पास एक टॉपिक है डायबिटीज़ के हवाले से, वो बेसिकली डायबिटीज़ मिथ्स के बारे में है। डायबिटीज़ के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के मिथ्स हैं जो लोगों ने ख़ुद से ही बनाई हुई हैं, जिनका हकीकत से मेरा ख्याल है कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, वो आप मुझे यकीनन बताएंगे और हमारे सुनने वालों को भी आप बताएंगे। तो मेरा ख्याल है हम टॉपिक जो है वो उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहला जो एक मिथ है कि नहीं, आप बताएं कि लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो एक कोई सीरियस डिजीज़ नहीं है। मतलब कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि जी बस मेरी डायबिटीज़ कोई इतनी सीरियस नहीं है, बस मुझे थोड़ी सी डायबिटीज़ है, बस डायबिटीज़ हो गई है, इतना सीरियस मसला नहीं है। तो काइंडली आप ये बताइए कि डायबिटीज़ जो है वो, ये थोड़ी सी डायबिटीज़ क्या होती है और इसको नॉन सीरियस लेना क्या है, मतलब कैसे आप इसको? डायबिटीज़ के बारे में मिस नादिया, ये बहुत ही कॉमन इशू है कि जब डायबिटीज़ किसी पेशेंट को हो जाती है तो वो एक डिनाइल फेज़ में रहता है। और उस डिनाइल फेज़ में उसके जहन में होता है कि मुझे कुछ कि अभी जस्ट मामूली सी डायबिटीज़ है, मेरे ब्लड शुगर लेवल ब्लड में है, यूरिन में नहीं है। और बहुत सारे लोग इसके ऑपोजिट भी कह रहे होते हैं कि यूरिन में है लेकिन ब्लड में नहीं है। तो ये एक कॉमन गलत फहमी है कि डायबिटीज़ एक मामूली बीमारी है, ये मुझे मामूली ज़ियाबीतस है। डायबिटीज़ जब हो गई तो फिर वो मामूली नहीं है, वो डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ एक डिज़ीज़ है, और आपको पता है क्रॉनिक डिज़ीज़ है, प्रोग्रेसिव है और पोटेंशली फेटल डिज़ीज़ है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। सो जब भी डायबिटीज़ का हो जाए तो पेशेंट्स को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको एज ए डिज़ीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए। मामूली, ज़्यादा, शदीद, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये डायबिटीज़ के लिए यूज़ करना ठीक नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरे लेवल हाइपरग्लाइसीमिया मेरा माइल्ड है या सिम्टम्स मेरी माइल्ड हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरी डायबिटीज़ ओवरऑल माइल्ड है। जब डायबिटीज़ है तो उसके अंदर ब्लड शुगर लेवल एक कंपोनेंट है, उसके बाकी कंपोनेंट्स भी हैं। कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, डायबिटीज़ इटसेल्फ पोज करती है हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ को। डायबिटीज़ की वजह से हार्ट अटैक्स की रेशोज़ बढ़ जाती हैं, डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम उस डायबिटीज़ को एक मामूली डायबिटीज़ नहीं कह सकते। सो जब भी डायबिटीज़ हो तो उसको मामूली न समझा जाए, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट फोरम पे आके ट्रीट किया जाए। ठीक है, यानी कि आप अभी जो मुझे समझ आई है कि डायबिटीज़, हम ये अगर कहें कि जी मुझे मामूली सी डायबिटीज़ हो गई है या मेरी डायबिटीज़ इतनी सीरियस नहीं है, तो ये बेसिकली एक डिनाइल फेज़ है, ये मिथ है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपनी बीमारी को ग्रेसफुली। डायबिटीज़ यहाँ होती है या फिर नहीं होती है, मतलब बीच वाली कोई सिचुएशन नहीं है। तो नाज़रीन, डायबिटीज़ जो है, कोई अगर पेशेंट ये कहता है कि मुझे डायबिटीज़ है बस थोड़ी सी हैं, या मतलब कोई सीरियस एज अ डिजीज़ हम इसको अगर सीरियस नहीं समझते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली अ मिथ, दैट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट अबाउट डायबिटीज़। तो जब तक हम अपनी कोई भी बीमारी है रादर दैन लाइक बीइंग डायबिटिक, मतलब कोई और भी है, तो हम जब तक उसको सीरियस नहीं लेंगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हाउ वी कैन ट्रीट दैट? हम उसको ट्रीट तो नहीं कर सकते ना जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब ने जैसे कि बहुत उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और बताया हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के बारे में एक जो है वो ये भी कहा जाता है कि
बहुत ज़्यादा अगर कोई शख्स बचपन से या लेटर ऑन मिठाइयाँ खाना शुरू कर दे या चीनी का इस्तेमाल किसी तरह से इंटेक ज़्यादा करना शुरू कर दे तो डायबिटीज़ हो जाती है, इस चीज़ का क्या? अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के मुताबिक जो शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल होता है, जो रिसर्च हुई है, वो शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहरहाल डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ा देता है। बिकॉज जब आप शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं तो आप ओवरवेट होते हैं और उसके नतीजे में आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम या डायबिटीज़ हो सकती है। लेकिन क्या डायबिटीज़ सिर्फ मीठा खाने से होती है? इसका जवाब नहीं है। डायबिटीज़ टाइप 2 की जो वजूहात हैं उनमें उनकी जेनेटिक्स है, आपके विरासत में जीन आते हैं, फिर एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। एनवायरनमेंट में आपके सारे वो फैक्टर्स हैं जो नॉन हेल्दी लाइफस्टाइल वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका खाना पीना बहुत ज़्यादा है, आप कैलोरिक इनटेक आपकी पर डे बहुत ज़्यादा है, आप वॉक नहीं करते, अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं करते, तो एज ए रिज़ल्ट डायबिटीज़ होने का खदशा बढ़ जाता है। सो अगर आप ये नॉन हेल्दी या सीडेंटरी लाइफस्टाइल के आदी हैं तो आपके अंदर डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा हो गया। अब इसमें जो आपने बात की कि मीठा खाने से ज़्यादा होती, तो मैंने देखा जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले, जो डायबिटीज़ से कुछ दिन पहले का टाइम होता है, 2 ईयर्स पहले से, उनको क्रेविंग बढ़ जाती है मीठे की, क्योंकि उनके बॉडी में जो शुगर का ब्रेकडाउन का मेटाबॉलिज्म है वो सारा डिस्टर्ब हुआ होता है। तो बॉडी एक रिएक्टिवली फील कर रही होती है कि उसके अंदर एक हाइपो वाली कैफियत है, लो शुगर वाली कैफियत है। एज ए रिज़ल्ट लोग ज़्यादा खाना शुरू करते हैं। तो आप समझिए कि शुरू में जब हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, इंसुलिन का मैकेनिज़्म डिस्टर्ब होता है, तो लोगों को भूख ज़्यादा लगती है और वो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं। तो उससे फिर लोग उनको ब्लेम करते हैं कि चूँकि आप ये खा रहे थे इसलिए आपको डायबिटीज़ हो गई। सो ऐसा नहीं है कि इसमें जेनेटिक्स का रोल नहीं है, या इसमें आपके ओवरवेट होने का रोल नहीं है, या आपके लाइफस्टाइल चेंज होने का उसके साथ रोल नहीं है, और सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज़ हो गई, ये सही नहीं है। ये मल्टीपल फैक्टर्स ने मिल के डायबिटीज़ की होती है। ठीक है, इसमें कि एक मैं आज एक और फैक्टर ऐड कर दूँ, वो सोना, स्लीप जो है। आप समझती हैं कि स्लीप का भी कुछ अलग होता है डायबिटीज़ के साथ? स्लीप का मैं सोने के साथ कितना सोना चाहिए रूटीन में? रूटीन में तो 8 आवर्स का डॉक्टर साहब भी कहते हैं, और वैसे भी तो एक है। अगर आप 6 to 7 आवर 7 आवर से कम स्लीप करते हैं तो वो भी इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज़ के साथ लिंक्ड है। कम सोते हैं? कम सोते हैं, हाँ। यानी अगर आप कम सोते हैं तो डायबिटीज़ होने के खदशा ज़्यादा हो गया। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक वैसे मेरे दिमाग में भी सवाल ये पैदा हुआ है कि अमूमन ये देखा गया कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स का वेट ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ मैंने पेशेंट्स देखे हैं वो डायबिटीज़ की वजह से कमज़ोर भी तो हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी स्टेट आती है तो पेशेंट वेट लूज़ करना शुरू कर देता है। शुरू में जो ओवरवेट और ओबीज पेशेंट्स होते हैं वो कई दफ़ा उनके अंदर इंसुलिन लेवल भी बॉडी में हाई होते हैं, वो उस वक्त वेट नहीं लूज़ कर रहे होते। लेकिन जब डायबिटीज़ डेवलप होती है आमतौर पे देयर इज सम इंसुलिन डेफिशिएंसी, तो फिर वो वेट लूज़ करते हैं इनिशियल, और फिर दोबारा गेन पे आ जाते हैं। तो ये जो टाइप 1 डायबिटिक्स है इनके अंदर तो खैर शदीद वेट लॉस होता है। ये टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं, इनके अंदर शदीद कमी होती है इंसुलिन की, जिनकी आपने बात की वेट लॉस की। लेकिन जो दूसरे टाइप 2 डायबिटिक्स हैं यूजली वो वेट लूज़ भी करें तो बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करते, बिकॉज उनके अंदर सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी नहीं होती। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं बहुत शुक्रिया इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हम प्रोग्राम ख़त्म करने लगे हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। क्या डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं कोल्ड से, नज़ला ज़ुकाम, सर्दी? हाँ बिल्कुल, सर्दियों का मौसम आ गया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सर्दियों का मौसम आ रहा है तो आपने क्वेश्चन भी सर्दियों की रेलेवेंस से किया है। जी जी जी, कि क्या उनको सीजनल फ्लू या उनको निमोनिया या बाकी इन्फेक्शन ज़्यादा होंगी या नहीं? जवाब ये है कि इंसिडेंस एक जैसा है, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसकी सिवियरिटी डायबिटिक्स में ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए स्किन पे, तो डायबिटिक्स में चूँकि पाँव की तरफ ब्लड फ्लो कम होता है, उनकी न्यूरॉन्स कमज़ोर होती हैं, तो उसकी हीलिंग, जो किसी भी ज़ख्म की हीलिंग है, वो स्लो हो जाती है। लाइक दैट जब किसी डायबिटिक पेशेंट को फ्लू हो गया वायरल, या उसको ये चेस्ट इन्फेक्शन हो गई, निमोनिया हो गया, तो वो कॉम्प्लिकेट कर सकता है, बिकॉज उसकी जो हीलिंग पावर है वो बाकी लोगों के मुकाबले में डिलेड है या कम है। इसलिए ये नहीं हम कह सकते कि अटैक ज़्यादा होते हैं। अटैक्स आरोमिक जैसे हो सकते हैं, लेकिन
अटैक्स की जो शिद्दत है वो इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है डायबिटिक्स में। लिहाजा डायबिटिक्स को हम रिकमेंड करते हैं कि अगर वो ओल्ड एज में हैं और उनके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो अपने स्पेशलिस्ट के साथ रब्ता करके निमोनिया और फ्लू की वैक्सीन विंटर के शुरू में लगवा लें। इनिशियली ही उसको जो है वो प्रिकॉशंस वैक्सीनेशन करवा लें, वैक्सीनेशन से फिर चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं सुनने वालों को ये बता दूं, देखने वालों को, कि छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे डॉक्टर साहब से क्वेश्चंस। आप हमारे साथ रहेगा, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात ये है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हम कर रहे थे डायबिटीज़ के मिथ्स के बारे में। डॉक्टर जवेद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एक मेरे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, ज़ाहिर है शुगर तो उनके लिए बिल्कुल एक ख़तरनाक चीज़ है, वो उसको लेंगे तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये चीज़। तो क्या ये जो आर्टिफिशियल स्वीट्स हैं, स्वीटनर्स हैं, जैसे मुख्तलिफ बाज़ार में भी अवेलेबल होती हैं, लोग चाय में इस्तेमाल करते हैं, या कुछ डाइट कोक्स अवेलेबल होती हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मीठी तो होती हैं, तो वो उनको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? क्या इसके बारे में आपका जवाब है? देखिए, 3 किस्म के बुनियादी तौर पे मीठे हैं जो डायबिटीज़ के वाले से बात करते हैं। तो बहुत आसान फैम में मैंने बनाया हुआ कि एक तो वो मीठे हैं जो फ्रैंक मीठे हैं, यानी अगर आपके मुंह को भी मीठे लगते हैं और बॉडी में भी उनका इफेक्ट मीठा बढ़ाने, शुगर लेवल बढ़ाने वाला है।
इनको फ्रैंक कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं। और इन फ्रैंक कार्बोहाइड्रेट्स में ये जो चीनी है जो इस्तेमाल होती है ये कॉमन उसका सोर्स होता है, और बाकी कोल्ड ड्रिंक्स उसमें आ जाती है, जूसेस आ जाते हैं, ये सारे जो हैं ये तो उसके पार्ट है। मिठाइयाँ आ जाती हैं और हलवा जात, जो अभी मौसम शुरू हो गया गोरमे के हलवे चलेंगे, बाकी चलेंगे तो मेरा मतलब किसी भी कंपनी के जलवे होंगे तो सारे ही मीठे होंगे। तो किसी एक कंपनी का मैं नहीं कहना चाह रहा था। तो ये है कि वो तो डेफिनेटली एक बात है कि वो तो फ्रैंक कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो एक फ्रैंक मीठे हो गए। एक मीठे हैं जो फीके हैं, यानी कि वो टेस्ट में मीठे नहीं है लेकिन उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जैसे कि आप चपाती खाते हो तो आप हर वक्त चपाती आपको मीठी नहीं लगती, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मीठे होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स शुगर लेवल बढ़ते हैं। इसी तरह आप राइस ले रहे होते हैं उसके साथ जाता है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो फीके मीठे में आती हैं। अब एक है जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये फुक्के मीठे इनको कहता हूँ मैं ज़ुबान, यानी ये मीठे हैं, टेस्ट तो देते हैं लेकिन उनकी जो ग़ज़ाइयत है उसमें वो नहीं। देखा आप फौरी समझ गई हैं मेरी बात को, तो इसलिए मेरी क्लासिफिकेशन ठीक है। तो ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं इनके बारे में ये है कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की जो अगर आप उसकी डिटेल पढ़ें तो वहाँ से ये है कि ये कुछ प्लांट सोर्स है और कुछ जो है वो सिंथेटिक है। ठीक है। और 6-7 जो है ना ये अप्रूव किए गए हैं एडीए की तरफ से। उनमें से जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनमें से स्पार्टम इज़ अवेलेबल विद द नेम ऑफ कैंडल, विद द नेम ऑफ इक्वल, तो वो उसके साचे मिल जाते हैं, उसकी कैंडल की डब्बियाँ में मिल जाती हैं। ये कैंडल जो स्पार्टम है। इसके बाद एक स्प्लेंडा अवेलेबल है जो मिल जाता है, उसके अंदर एक और साल्ट होता है, और सुक्रालोज अवेलेबल है। तो ये 3-4 जो है ये सिंथेटिक मौजूद हैं। एक रिसेंटली जो है वो एफडीए ने अप्रूव किया है उसको, वो है स्टीविया। स्टीविया जो है ये प्लांट सोर्स से आता है, ये पाकिस्तान में नो काल के नाम से अवेलेबल है, नो कैल यानी नो कैलोरीज वाली, नो कैल के नाम से अवेलेबल है। तो ये जो स्टीविया है प्लांट है ये भी इतना ही स्वीट है जिस तरह से आपकी रूटीन की चीनी होती है, बल्कि आप अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का स्वीट देखें तो ये जो इनकी स्वीटनेस है ये 80 टाइम्स मोर स्वीट दैन नॉर्मल स्वीट जो आप रूटीन की लेते हैं उससे 80 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होते हैं। ठीक है। अब साइड इफ़ेक्ट्स इनके कोई ख़ास नहीं है, जस्ट एक टेस्ट चेंज के लिए लोगों ने यूज़ करना है। उनके साथ कैलोरी नहीं बढ़ेंगी, उनके साथ ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेंगे, और ये एफडीए ने इनको अप्रूव किया हुआ है। तो एफडीए किन चीज़ों को अप्रूव करती है? जो जनरली दे कंसिडर इट एज सेफ, सो दे आर सेफ इन फॉर यूज़ बाय द डायबिटिक्स। और डायबिटिक्स भी कर सकते हैं, जिन लोगों ने वेट लूज़ करना है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात करें तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं ये लिए जा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट जो है उसके अंदर क्रेविंग ज़्यादा है वन, तो बजाय इसके वो फ्रैंक मीठा ले वो ये ले ले। और ऐसे जो आपके ऐसी एज के लोग होते हैं जिनको आप समझा नहीं सकते ज़्यादा, जैसे अब आपका 65 ईयर का या 75 ईयर के कोई लोग हैं और डायबिटिक हैं और उनकी फैमिली जो है उनको मीठा रोक के थक गई है, उनको समझाना भी कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है, या आगे से माइंड करते हैं, तो फिर आप उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर दे दें रादर देन कि आप उनको फ्रैंक मीठा दें। ठीक है, तो ये है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर सेफ एंड एफडीए अप्रूव्ड। ओके, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मगर देख लेना चाहिए कि कुछ वैसे भी तो फेक भी तो ऐसे ज़्यादा इस्तेमाल जब आप करते हैं तो ये ऑस्मोटिक किस्म का डायरिया करते हैं, यानी ऑस्मोटिक डायरिया इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं अगर ये बहुत एक्सेसिव यूज़ किया जाए तो। एक्सेसिव यूज़ से फिर एक और किस्म की क्रेविंग मीठे के लिए डेवलप हो जाती है, तो एक्सेसिव यूज़ तो बहरहाल किसी भी चीज़ का मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन है कि जो डायबिटिक्स हैं वो एक्सरसाइज में या फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। कई सारे हमारी नेशनल हीरोज़ हैं, जिनमें से एक साहब जो हैं वो क्रिकेटर हैं, और वो आपको पता होना चाहिए कि वो टाइप 1 डायबिटिक भी हैं, वो इंसुलिन भी इस्तेमाल करते हैं और अपनी क्रिकेट में भी हिस्सा लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। डायबिटीज़ टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, आप एक्सरसाइज में हिस्सा लें, आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। बल्कि डायबिटीज़ की वजह से हमने पहला प्रोग्राम किया था, तो आपने बल्कि ये रिकमेंड भी किया था कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज जो है वो हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। एक्सरसाइज करें, सुबह की वर्जिश करें, वॉक करें,
हल्की फुल्की प्रिकॉशंस हैं। आप जब आप वॉक करने जाते हैं तो आप ये देख लें कि ब्लड शुगर लेवल लो ना हो। ठीक है। तो आप जब फर्स्ट 4-5 डेज जाएं तो आप जाने से पहले शुगर लेवल चेक कर लें, वापस आप एक ब्लड शुगर लेवल चेक कर लें। तो अगर आप एक्सरसाइज के दौरान हाइपोज का शिकार नहीं होते, अपनी डोज एडजस्टमेंट आपने ऐसी कर ली है, तो एक्सरसाइज इज सेफ। ठीक है, यानी बल्कि ये तो रिकमेंडेड भी है ना कि करनी चाहिए। 30 मिनट तो वॉक रिकमेंडेड ही है। रिकमेंडेड है। तो आपने जो स्पोर्ट्स का पूछा है तो पर्टिकुलरली बच्चों का ये कंसर्न होता है जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, कि वो इंसुलिन भी लगा रहे होते हैं, क्या वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं? मेरी तरफ से जवाब है यस। ठीक है, यानी कि ना सिर्फ हिस्सा ले सकते हैं बल्कि विनर भी बन सकते हैं। विनर भी बन सकते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। वो जैसे अभी आप बता रहे हैं कि शुगर लेवल चेक करके अपना सारा, तो वो तो फिर प्रिकॉशंस तो साथ लेनी पड़ेंगी ना, ताकि प्रिकॉशंस के साथ वो तो मैं समझती हूँ कि नॉर्मल बंदा भी अगर नॉर्मल भी लेगा तो उसको भी प्रिकॉशंस करनी चाहिए। एक जो ख़वातीन के हवाले से एक मेरे पास क्वेश्चन है कि जो आपके पास एक क्वेश्चन है, पहले जो 4 क्वेश्चन थे उनमें भी ख़वातीन इक्वली शामिल थी, एक तो बात ये हो गई। दूसरा 52% जो पॉपुलेशन है हमारी फीमेल्स की है, तो आपने उनके लिए एक क्वेश्चन रखा। चले कोई बात नहीं, हम कर ले। ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये हमारी जो भी आप परसेंटेज बता रहे हैं ख़वातीन के लिए, इनका स्पेशल क्वेश्चन है उनके लिए। जो ख़वातीन डायबिटिक होती हैं, वो उनकी प्रेगनेंसी के हवाले से कि उनको मतलब अगर वो, अब मुझे ये उनका लेवल तो नहीं पता कि उनको शुगर मतलब टाइप 1 है या टाइप 2 है, ये आप बताइएगा। डायबिटीज़ पेशेंट है, हाँ जी, उसको प्रेगनेंसी कहाँ, जैसे मैंने अभी आपसे प्रेगनेंसी के हवाले से बताया कि वो उनको कंसीव यानी कि क्या वो माँ बन सकती है कि नहीं, आप ये कहना चाह रही हैं? बड़ा आसान लफ्ज़ों में, मेरी उर्दू ज़्यादा बेहतर है। कहने का मतलब है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जी डायबिटिक पेशेंट जो है वो माँ बन सकती है कि नहीं, यही क्वेश्चन है। डायबिटिक पेशेंट, जैसे मैंने पहले कहा कि डायबिटिक पेशेंट हर काम कर सकता है जो नॉर्मल पर्सन कर सकता है, इसलिए हम पेशेंट कम कहते हैं, मैं डायबिटिक पर्सन कहता हूँ अक्सर। तो डायबिटिक पर्सन भी कर सकते हैं। उसके लिए ये होता है कि उससे कुछ अर्सा पहले उनको अपनी डायबिटीज़ का कंट्रोल बेहतर करना होता है, अपना HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c टारगेट रेंज के अंदर लाना होता है। ठीक है, उससे कंसीव होने के चांसेस भी बेहतर हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस रेट भी कम हो जाते हैं। डायबिटीज़ जब प्रेगनेंसी जब शुरू हो जाती है तो उसके दौरान लिपिड लोअरिंग ड्रग्स को उन्होंने बंद करना होता है। लिपिड लोअरिंग ड्रग्स कौन सी हैं? सिम्वास्टैटिन है, आपकी डिफरेंट स्टैटिन हैं, मुख्तलिफ नामों से लोग अपनी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे होते हैं, उनको हम प्रेगनेंसी के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, ये प्रिकॉशंस हैं, कुछ उसमें भी लेनी पड़ती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिन हैं जिनको हम एक ग्रुप है एसी इनहिबिटर्स ग्रुप कहते हैं, उसमें से ये जेस्टेल है, कैपोटिन है, टेनिटिक है, ये मेडिसिन हैं, या बाकी जो डायोवेन साल्ट है, ये सारे जो साल्ट हैं ये आपको प्रेगनेंसी के दौरान चेंज कराने पड़ते हैं टू अनदर एंटी हाइपरटेंसिव। आप कोई और एंटी हाइपरटेंसिव लेते हो और इनको बंद कर देते हो प्रेगनेंसी शुरू होती। तो इसलिए थोड़ा सा ये है कि उसको जब प्रेगनेंसी प्लान ज़रूर करनी पड़ती है, कंसल्टिंग यूर डॉक्टर ऑफ डायबिटीज़ एंड कंसल्टिंग यूर गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, इन दोनों को आप कंसल्ट कर लें और उसके बाद आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें, देयर इज़ नो इशू इन इट। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो मिथ है इसकी रीजंस क्या हैं कि अभी कि उनको वो नहीं कर सकती चीज़ों पर, उसकी मिथ्स के क्या रीजंस है, क्यों? मतलब हमारे यहाँ लड़कियों में आपको पता है कि जो फर्टिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं या बच्चे नहीं हो रहे होते तो ज़्यादातर लड़कियों को ब्लेम किया जाता है। ठीक है, जो कि वैसे ही रॉन्ग है। तो हमारे यहाँ ओवरऑल एक ट्रेंड है टू ब्लेम फीमेल्स मोर दैन द मेल्स। कोई भी इशू ले लें हम, सारे सोशल इशूज़ में, तो डायबिटीज़ भी चूँकि एक इशू ही है, डायबिटीज़ भी एक डिज़ीज़ और एक कैफियत है, कंडीशन है, तो उसके बारे में भी सोसाइटी में वही तो मात पाए जाते हैं जो बाकी चीज़ों के बारे में पाए जाते हैं। तो उसमें भी जब बच्चे नहीं हो रहे होते तो लोग ब्लेम करते हैं, लो जी ये डायबिटिक बहू लेके आ गए थे तो इसलिए अब बच्चे नहीं हो रहे। तो आपने देखा होगा कि लोग इस बात को छुपाते भी हैं कि बच्चे की इसी बात में आ रही थी कि जब रिश्ता होने लगता है तो इश्यूज आते हैं। बताना चाहिए ये, बल्कि क्लैरिटी होनी चाहिए, बताना चाहिए और क्लियर कट बताना चाहिए। देखिए डायबिटीज़ किसी को किसी भी वक्त हो सकती है, मेल को भी हो सकती है, फीमेल को भी हो सकती है, शादी के बाद भी हो सकती है। जी बिल्कुल। तो अगर हम डायबिटीज़ को ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से
रिश्तों में कोई प्रॉब्लम हो, रिश्तों में प्रॉब्लम्स हो, और फर्टिलिटी में भी मेरे ख्याल है कोई इतना वो आपने कहा कि मैनेज करना फर्टिलिटी को मैनेज किया जा सकता है। अगर आप डायबिटीज मैनेज रखते हैं तो आप ऐसे ही हैं जैसे कि नॉर्मल पर्सन है। तो इसलिए मेन इशू जो इस तरफ कोई नहीं ध्यान देता वो है मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी डिटेल से हमें हमारे क्वेश्चंस को जो है वो आंसर किया। नाज़रीन, अभी इस वक्त प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जो है वो चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम को, शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने पेज के अपने वॉल के ऊपर, अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए प्रोग्राम, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बहुत ही कीमती बातें हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब बताते हैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है वो प्रोग्राम शेयर किया करें और कमेंट्स किया करें, और अगर कोई क्यूरी है या कोई भी सवाल है आप पूछना चाह रहे हैं, आपके घर में कोई पेशेंट है या आप बताते खुद हैं, तो ज़रूर सवाल करें, ज़रूर क्यूरी करें, हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, जैसा कि मैं हर प्रोग्राम में बताती हूँ। आप कमेंट में जो है वो मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। हम कोशिश करेंगे कि हम हर प्रोग्राम के अंदर आप लोगों के सवालात के जवाब जो है वो साथ साथ देते रहें। फ़िलहाल मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। हम सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम टाइम पे, सेम डे आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।